हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा 9th क्लास का 13th लेक्चर है। इसमें आज हम लीनियर मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ की स्टडी करेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे कोई ब्लॉक होता है, हम किसी सरफेस के ऊपर अगर ब्लॉक रखते हैं, ठीक, एक हमने ये बड़ा ब्लॉक लिया, एक छोटा लिया है। नेचुरली इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसका मास ज़्यादा है और इसका कम है, अगर हम इसको सेम वेलोसिटी देना चाहें तो नेचुरल है कि जिसका मास ज़्यादा है उसमें हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। या ये दोनों सेम वेलोसिटी से, ध्यान देना, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हों, एक हैवी ब्लॉक और एक स्मॉल ब्लॉक, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो हैवी ब्लॉक है उसको रोकने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक, जो ब्लॉक हल्का है इसमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि दोनों के मास सेम है, ऐसे में अगर किसी ब्लॉक की वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा है, मास सेम, वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा है, उसमें हमें रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एक्चुअली में जब हम फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं और उसकी वेलोसिटी को चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है जिसे हम मोमेंटम बोलते हैं, और वो मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। हमने इसका मेन पॉइंट यहाँ नोट किया है, आप या तो बुक से करें या अदरवाइज कॉपी में नोट करें। फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इन ए डेफिनेट टाइम डिपेंड्स ऑन। आपको एक डेफिनेट टाइम पर अगर किसी बॉडी को रोकना है, टाइम सेम हो, उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो दो पॉइंट पर डिपेंड करता है, मास कितना है बॉडी का और वेलोसिटी कितनी है। आपने देख लिया कि अगर सेम वेलोसिटी की दो चीजें जा रही हैं, ठीक, एक हैवी बॉडी है, उसको रोकने के लिए ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड कर रही है मास और वेलोसिटी। एक्चुअली में ये प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास और वेलोसिटी का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। यहाँ पर लीनियर मोशन है इसलिए लीनियर मोमेंटम है। ठीक, और इसका जो पी से इसको हम डेनोट करते हैं, फार्मूला इसका मास इंटू वेलोसिटी mv होता है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर जो v है वो वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो जो टोटल फोर्स है नीडेड टू स्टॉप द मूविंग बॉडी इन ए गिवन टाइम डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मास एंड वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी हमने बता दिया है। अगर वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखते हैं तो p पर वेक्टर लगाएं और v पर मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इसका डायरेक्शन नेचुरल है कि वेक्टर दोनों तरफ लगा है, मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यानी अगर पार्टिकल प्लस एक्स को जा रहा है तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी प्लस एक्स को होगा। यूनिट आप इसकी निकाल लेंगे, एसआई में मास की केजी रखें, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड तो केजी मीटर पर सेकंड, सीजीएस में नेचुरल है ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो मोमेंटम आप समझ गए होंगे, मोमेंटम का फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, और किसी बॉडी के मोशन को चेंज करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मोमेंटम के चेंज पर डिपेंड करती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम अगर आप निकालेंगे तो चेंज के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं, सिंबल ये डेल्टा लगा हुआ है, तो p की जगह mb लिख दें। अब इसमें दो क्वांटिटी है, मास है और वेलोसिटी है। नेचुरल है अगर मोमेंटम में जो चेंज होगा वो मास में चेंज भी हो सकता है और वेलोसिटी में भी। तो चेंज इन प्रोडक्ट mb किस पर डिपेंड करेगा, चेंज इन मास पर या चेंज इन वेलोसिटी पर या बोथ मास एंड वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करेगा। अगर मास कांस्टेंट है तो मास को जनरली आप समझते हैं मास कांस्टेंट रहता है, तो मास को बाहर ले लें तो ये केवल डेल्टा v है, यानी कि वेलोसिटी के चेंज पर ये डिपेंड करेगा। ठीक, हायर फिजिक्स में मास को पढ़ाया जाता है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होने लगे तो मास भी इंक्रीज होता है। हमारे ये थ्योरी दी है बुक्स में थोड़ा सा, लेकिन इस पर डिटेल सिलेबस में नहीं है। वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर आ जाएगी तो मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इनफाइनाइट होने लगता है।
और यहाँ पर लिखा है कि इन फैक्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस देन मास इंक्रीजेस। मेन पॉइंट ध्यान रखें कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो मास भी इंक्रीज होता है। ये आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी का फार्मूला है। ठीक है, फिजिक्स 12th तक रिलेटिविटी थ्योरी सिलेबस में नहीं है आइंस्टीन की, आगे अगर आप फिजिक्स को पढ़ते हैं तब ये पढ़ाया जाएगा। इसमें m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस v अपॉन c का होल स्क्वायर है। यहाँ पर जो m नॉट है वो रेस्ट मास है। इसका मतलब है कि पार्टिकल जब रेस्ट में है तब उसका मास है। जैसे ये बॉडी रखी हुई है, अब इस समय इसका मास है। ये जब मोशन में आती है तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे वैसे वैसे मास इंक्रीज होगा। यहाँ पर c लाइट वेलोसिटी है और b गिवन वेलोसिटी है जो कि बॉडी की वेलोसिटी है। आप अगर इस पर फार्मूले पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर हम v इज इक्वल टू c डाल देंगे यानी कि लाइट वेलोसिटी के इक्वल, तब क्या होगा? अगर v को c के इक्वल डाल दें तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और समथिंग जब 0 में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है। यानी कि v इज इक्वल टू c पर मास इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जनरल बोला जाता है कि जो मेटलिस्टिक पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के इक्वल नहीं हो सकती है। अगर लाइट वेलोसिटी के इक्वल होगी तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हम जैसे जैसे वेलोसिटी को यहाँ बढ़ाते जाएंगे, ये वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी और मास इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन हम जो स्टडी करते हैं ये रिलेटिविटी थ्योरी है। हम जो स्टडी करते हैं अपनी फिजिक्स की, उसे हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है v, वो लेस देन c होती है। इसका मतलब हम बहुत ही कम वेलोसिटी के लिए स्टडी करते हैं, ठीक है ना। और अगर मास चेंज होगा तो फिर हम मास कांस्टेंट होगा तभी हम इसको बाहर ले सकते हैं। अगर मास चेंज होगा तो फिर दोनों में चेंज, इसमें भी हमें चेंज को देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही और मास भी। हम जो स्टडी करते हैं, ध्यान रहे, वो v लेस देन c, मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। इन जनरल जब वेलोसिटी हमारी 10⁶ मीटर पर सेकंड के लगभग पहुंचती है तो मास में थोड़ा ज्यादा चेंज होने लगता है। जो लाइट वेलोसिटी है वो हमने यहाँ नोट की है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो इट हैपेंस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकंड और लेस देन दिस, देन वेरिएशन इन मास विद वेलोसिटी इज स्मॉल एनफ एंड मास कैन बी कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। यानी अगर इससे वेलोसिटी कम है 10⁶ मीटर पर सेकंड से, तो आप मास को कांस्टेंट मान सकते हैं। तब हम केवल वेलोसिटी में चेंज को देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखना कि हमारी जो थ्योरी है वो स्मॉल वेरिएशन के लिए वैलिड है, स्मॉल वेलोसिटी के लिए वैलिड है। जो रिलेशन है डेल्टा P इज इक्वल टू mb, ये हमेशा ट्रू है, ये वाला। लेकिन ये जब भी ट्रू होगा जब आपकी वेलोसिटी कम है पार्टिकल की, ठीक है, क्योंकि हमने अभी डेल्टा जो है वो सेपरेट नहीं किया है ऊपर वाले फार्मूले में। तो जो डेल्टा mb है वो ऑलवेज ट्रू है, वेदर मास वेरीज या मास कांस्टेंट रहे, दोनों ही कंडीशन में, ठीक है ना। तो हम इसके बाद आपको जरा 1-2 केस में चेंज इन मोमेंटम बताते हैं कि हम अपनी थ्योरी में चेंज इन मोमेंटम को कैसे निकालेंगे। हाँ, हम आपको चेंज इन मोमेंटम के 2 केस यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। इनको आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लेना। देखिए, ये कोई बॉल है, बॉल का मास हमने स्मॉल m लिया है, v वेलोसिटी से अर्थ की तरफ आ रही है, ग्राउंड की तरफ, ये बॉल है, वेलोसिटी v है, ठीक, डाउनवर्ड है। इसके बाद कॉलिजन हुआ और हमने यहाँ नोट कर दिया है कि आफ्टर कॉलिजन बॉल इट एट रेस्ट, यानी कि बॉल अर्थ पर गिरने के बाद रेस्ट में आ गई है। या यहाँ पर ये वॉल है, इसमें हमने बॉल को स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन 0 है। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, ध्यान दें, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक। हम ले सकते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, डाउनवर्ड को नेगेटिव और अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से हमने इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, इसलिए हमने इनिशियल मोमेंटम को -mb लिखा है। और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई आफ्टर कॉलिजन, इसलिए फाइनल मोमेंटम 0 है।
तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको तैयार करें, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 0 है क्योंकि बॉल स्ट्राइक करने के बाद रेस्ट में आ गई दोनों केस में। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वर्टिकल वॉल है, तो चेंज इन मोमेंटम एम बी हो गया। इस बात का ध्यान दें, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो ये मोमेंटम पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मैग्नीट्यूड तब भी एम बी होगा। माइनस साइन केवल डायरेक्शन को शो करता है, हमने पॉजिटिव बनाने के लिए इसको माइनस ले लिया है। ठीक, दूसरा केस, ये बॉल है, मास एम, वेलोसिटी v से आ रही है, स्ट्राइक करने के बाद ये v वेलोसिटी से ऊपर चली गई जंप करके, मास इसका m है, जरूरी नहीं वेलोसिटी v हो। ठीक, तो आफ्टर इसमें वॉल में इसने स्ट्राइक किया और कॉलिजन के बाद वापस आ गई। अब हमने डायरेक्ट लिख दिया है पी आई, आई से मतलब इनिशियल है, एफ से मतलब फाइनल। पी आई का मतलब माइनस एम बी हो गया, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद जब जंप करके ऊपर को गई तो फाइनल मोमेंटम प्लस एम बी। हमने निगेटिव लिया है डाउनवर्ड, तो अपवर्ड पॉजिटिव होगा। हमने राइट का डायरेक्शन निगेटिव लिया है, तो लेफ्ट का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। आप चाहें तो ये पॉजिटिव कर दें, ये निगेटिव, कोई फर्क नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एम बी है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 एम बी आ गया। अगर आप इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस, तो माइनस 2 एम बी आएगा। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक, तो ध्यान रहे, यहाँ एक बात और याद रखना, वो हम यहीं पर दिखा दे रहे हैं। अगर कोई बॉल अर्थ पर स्ट्राइक करने के बाद, मान लीजिए ये बॉल मास एम की v वेलोसिटी से आ रही है और कॉलिजन के बाद ऊपर u वेलोसिटी से चली गई, जरूरी नहीं v से आए, तो फिर इनिशियल मोमेंटम माइनस एम बी, फाइनल मोमेंटम प्लस एम यू। अब u लगाएं, v नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम हमेशा चेंज निकालें, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब एम यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम बी। ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर एम यू डालें, माइनस और एम बी डालें, तब आप ये केस लगाएंगे। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ये हमने इसको यहाँ पर समझाया है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हाँ, अब जरा यहाँ पर जो हमने अभी आपको चेंज इन मोमेंटम बताया था, अब हम इसके बाद आपको बताते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब कहीं पर रेट ऑफ चेंज लिखा होगा तो वो टाइम से डिवाइड होगा। तो लेट फोर्स एफ इज अप्लाइड, किसी बॉडी पर आपने फोर्स एफ लगाया ऑन ए बॉडी ऑफ मास एम है फॉर टाइम टी। ठीक, तो ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी, उसकी वेलोसिटी जो है वो यू से वी चेंज हो गई। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा बॉडी का, वो नेचुरल है, एम इंटू यू होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू है, इसको हमने पी आई लिखा है। फाइनल मोमेंटम एम बी होगा, उसको पी एफ लिखा है। चेंज इन मोमेंटम जो है वो पी एफ माइनस पी आई होगा। तो डेल्टा पी हम इसको लिख सकते हैं, पी आई पी एफ माइनस पी आई। फाइनल मोमेंटम एम बी लिख दिया, इनिशियल मोमेंटम एम यू लिख लिया। आप मास को कॉमन ले सकते हैं। जो टाइम होता है वो एक इंटरवल होता है, आप फॉर टाइम टी लिख सकते हैं, या हमने आगे डेल्टा टी कर दिया है तो डेल्टा टी भी लिख सकते हो। डेल्टा टी मतलब जैसे टाइम आपने स्टार्ट किया 0 से 4 सेकंड तक, तो वो 4 सेकंड टोटल टाइम हो गया। अब कहीं पर क्लॉक स्टार्ट की, उस समय 3 सेकंड आपके हो चुके हैं, और 3 सेकंड से 8 सेकंड तक लिया, तो डेल्टा टी जो है वो 8 माइनस 3 यानी कि 5 सेकंड हो गया। तो आप टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी भी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होगा, टाइम से डिवाइड करें। जब रेट लिखा हो, डेल्टा पी की यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें, एम बी माइनस एम यू, मास एम को कॉमन ले लें। वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी जो है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है, और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम जो है वो एक्सीलरेशन होता है, इसलिए यहाँ पर एक्सीलरेशन पुटअप कर दिया है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल है, और ये क्वांटिटी हम पढ़ेंगे ये फोर्स के इक्वल होती है। तो इसका मतलब कि व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट ड्यू टू दैट फोर्स। फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, प्रोवाइडेड दैट मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि बॉडी का मास जो है वो कांस्टेंट रहे। आप ये जो आपने फार्मूला बनाया है, इसको आप यूं भी आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। हम दूसरे उससे दिखा दे रहे हैं आपको। हाँ, यहाँ पर अब हम न्यूटन सेकंड लॉ का जरा डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है,
वो हमें ये इंडिकेशन देता है कि हम अगर किसी बॉडी का स्टेट चेंज करना है, यानी कि उसमें एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करना है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने इसके जो बेसिक पॉइंट है मेन वो उनको नोट किया है और उनको हम एक-एक करके डिस्कशन करेंगे, उसको आप समझने की कोशिश करें। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स ओनली क्वालिटेटिवली, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्वालिटी देता है। क्वालिटेटिवली का मतलब है कि वो ये बताएगा कि आप फोर्स अगर लगाएंगे तो एक्सीलरेशन होगा, कितना होगा, अमाउंट कितना है, क्वांटिटी कितनी है, ये न्यूटन सेकंड लॉ देता है। ठीक है, यानी कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, उसे मोशन में लाना है, या मोशन में है, उसकी स्टेट को चेंज करना है, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज डायरेक्शन, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट लॉ देता है। इसका मतलब है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है वो। ठीक, फोर्स प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी और फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन, ये फर्स्ट लॉ का इंडिकेशन है जो हमने फर्स्ट पॉइंट में नोट किया है। सेकंड लॉ देगा कि क्वांटिटी कितनी है। सेकंड लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ फोर्स, यानी कि क्वांटिटी कितनी चाहिए फोर्स की। एक सर्टेन एक्सीलरेशन को, मास दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, आप जानते हैं ये v इक्वल टू ma होता है। तो अब आप जरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पर आए। प्रैक्टिकली ये है कि अगर हम दो बॉडी ले लें, ठीक, और दोनों के मास सेम है, अब जिसमें हमें ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है, यानी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज करना है, उसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस करना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स, दो फोर्स लिए, कैन बी कंपेयर्ड, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं बाई मेजरिंग द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाई देम व्हेन दे आर अप्लाइड वन बाई वन ऑन द सेम बॉडी, एक एक करके लगाए जाएं एक ही बॉडी पर। तो एक एग्जाम्पल लिया कि जैसे मास m है और इसमें फोर्स लगाया, वो फोर्स F1 है, ये भी मास m है दूसरा। मान लीजिए आपने एक बॉडी मास m था, उसमें फोर्स F1 लगाया, उसका एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब सेम बॉडी लीजिए और उसमें फोर्स F2 लगाया, तब एक्सीलरेशन 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये एक्सीलरेशन इसका 3 टाइम्स है, मास सेम है, तो ये फोर्स जो F2 है वो 3 टाइम्स होगा F1 के। F2 है ये, F2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये इसका 3 टाइम्स है। तो मास अगर सेम है तो जिसमें एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस करना होगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, उसमें फोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं बॉडी में, इट मीन्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड है, यानी कि एक्सीलरेशन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा मास सेम, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। इसका मतलब ए प्रोपोर्शनल एफ है, या हम कह सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल ए है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ए को हमने वाई एक्सिस पर लिया है फर्स्ट वाले से, और एफ को एक्स एक्सिस पर लिया, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा ध्यान रखें स्ट्रेट लाइन होता है। इस ग्राफ में मास कांस्टेंट है, ये जरूर नोट किया जाएगा। अगर एफ यहाँ लिख दें, ए लिख दें, तब भी कोई बात नहीं चलेगा, इसमें मास कांस्टेंट रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक इसी तरह से, यानी यहां हमने मास को कांस्टेंट रखा है, फोर्स अगर एक्सीलरेशन ज्यादा चाहिए तो फोर्स ज्यादा लगाओ। अब की बार एक्सीलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे फॉर सेम एक्सीलरेशन, फोर्स अप्लाइड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मास। ठीक, अलग अलग मास के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी अगर सेम एक्सीलरेशन होगा। जैसे ये 5 kg का मास था, इसमें हमने F1 फोर्स लगाया, मान ली एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। अब 20 kg का मास है, इसमें भी हमें 10 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन करना है, तो ये जब भी पॉसिबल होगा, ये मास इसका 4 टाइम्स है, तो ये जो फोर्स होगा ये भी 4 टाइम्स होगा। इसका मतलब है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। ठीक, द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम एक्सीलरेशन, इसमें एक्सीलरेशन सेम, इज डिफरेंट इन डिफरेंट बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, मास के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, मास कम तो फोर्स कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना, इज डिफरेंट बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली कर लेना, वहां भी लिखा है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। अब अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं फोर्स वर्सेस मास का, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन इसमें लिखें हमेशा, इसमें ए कांस्टेंट है, वहां पर फोर्स वर्सेस एक्सीलरेशन है तो मास कांस्टेंट है ऊपर वाले में, तो यह प्रोपोर्शनल एम हो गया, यह प्रोपोर्शनल ए हो गया। अब दोनों लॉ को मिला दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को,
ये 1 ये 2, तो यह प्रोपोर्शनल ma हो गया। जब भी प्रोपोर्शनल की कोई चीज आप इक्वल करेंगे तो हमेशा ध्यान रखें कि उसमें एक कांस्टेंट आएगा। एक तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हमने यहाँ पर k लिख दिया है। कांस्टेंट k की जो वैल्यू है वो अलग अलग उससे डिजाइन की जाती है। यहाँ पर मास a और f की यूनिट को इस तरह से रखा जाता है, ये यूनिट पर डिपेंड करती है कांस्टेंट की वैल्यू, कि k की वैल्यू 1 आए, इसीलिए हम F = ma कहते हैं। अब जो आपका ये फार्मूला बना है F = k ma, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर कांस्टेंट है और यूनिट फोर्स की हम इस तरह से चूज करते हैं कि k की वैल्यू 1 आ जाए। अगर हम मास को उस समय 1 ले लें और a को 1 ले लें तो नेचुरल है कि फोर्स 1 होगा। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ द फोर्स इज टेकन एज 1 यूनिट ऑफ फोर्स which when applied on a body of unit mass को 1 लिया है, produces unit acceleration in the body, acceleration यूनिट प्रोड्यूस करे यानी 1 प्रोड्यूस करे, तो k की वैल्यू 1 हो गई, तो F = ma। अब यहाँ पर तीनों ग्राफ को आप अच्छी तरह से यहाँ समझ लीजिए कि F = ma में नेचुरल है कि आप जैसा कि देख चुके हैं कि F प्रोपोर्शनल a होगा, कब, जब मास कांस्टेंट है। तीसरा पैरामीटर यहाँ जरूर कांस्टेंट करा करें, जो चीज प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या जो भी रिलेशन बने, अदर पैरामीटर कांस्टेंट होने चाहिए, तो मास कांस्टेंट यहाँ जरूर लिखें। ठीक, यहाँ नेचुरल है कि इसका जो स्लोप है वो जो आपको देगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हमने फिर से बनाया यहाँ पर, ये जो स्लोप होगा यहाँ से निकालेंगे स्ट्रेट लाइन का, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर ए से बी तक की लाइन इधर से फोर्स की होगी और नीचे ए होगा, F/a इससे निकालें तो मास आएगा। ठीक, F यहाँ पर यह ध्यान रखना, A/F कर देंगे, अगर A ऊपर यहाँ F तो 1/m हो जाएगा। तो ये स्लोप यहाँ पर F/a दे रहा है, F/a का मतलब मास दे रहा है, तो इस ग्राफ का स्लोप जो है वो मास देगा। और याद रखना, अगर A वर्सेस F हो जाएगा तो उसका स्लोप 1/मास देगा, उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक इसी तरह से अगर हमने F वर्सेस m ग्राफ प्लॉट किया है तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, जाके इसके पहले आप देख चुके हैं, यहाँ a कांस्टेंट होगा। अगर हम इसमें F में यहाँ m को डिवाइड कर दें तो a आएगा, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन देगा, और अगर रिवर्स कर दें मास यहाँ पर F यहाँ पर तो 1/a देगा। यहाँ से डिवाइड करके देख लिया करें। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 9th में 10th में जरूर ध्यान रखना कि अगर हम फोर्स को कांस्टेंट ले लें तो नेचुरल है कि m × a कांस्टेंट होगा, अगर फोर्स कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि m और a, ये मास का फार्मूला अगर बनाएंगे तो F/a आएगा, इसका मतलब a और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी m प्रोपोर्शनल 1/a या a प्रोपोर्शनल 1/m। इस तरह का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है उसे हम हाइपरबोला बोलते हैं आपके यहाँ, और ये ग्राफ इस तरह से बनता है, ये डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप और चेक करना चाहें, देखिए मास की वैल्यू या a की वैल्यू को कम करें धीरे धीरे, reduces to 0, जब a reduces to 0 है तो मास, ये इनवर्सली है तो मास जो है वो इंक्रीजेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह से अगर मास को डिक्रीज करके 0 पर लाएंगे ओरिजिन पर, तो a जो है वो बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। ठीक, तो ये ग्राफ जरा ध्यान रखना तीसरा, और बाकी इसकी यूनिट देख लें आप। यूनिट जो SI यूनिट है, अगर मास को हम 1 kg लेते हैं, एक्सीलरेशन 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, तो फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन होगी। ठीक, तो इसी से इसकी डिफिनेशन बना लेते हैं 1 न्यूटन की, कि 1 न्यूटन इज द फोर्स विच व्हेन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, क्योंकि मास 1 kg लिया है, प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा। ओके, इसी तरह से CGS यूनिट में नेचुरल है कि मास को 1 ग्राम लेंगे और एक्सीलरेशन 1 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर होगा, उस समय फोर्स की यूनिट 1 डायन होती है। तो इसी से डिफिनेशन बनाएंगे कि 1 डायन इज द फोर्स विच व्हेन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन 1 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर होगा। एक्सीलरेशन है इसलिए सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पर रिलेशन देख लें, रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड 1 डायन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको लर्न रखना है। 1 न्यूटन क्या होता है? 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आपने लिखा है 1 केजी को लिखिए 1000 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ये 3 जीरो हैं, ये 2 जीरो हैं, तो मिलाकर 5 जीरो हुए, जिसको हम लिखेंगे 10⁵ यूनिट हो गई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये डायन के इक्वल हुआ। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन होता है। इसे लर्न रखना है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, उसे हम शो कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको मालूम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, अभी आपने प्रूफ किया है। तो डेल्टा पी की जगह मास इंटू वेलोसिटी लिखिए। अगर मास कांस्टेंट है, यहाँ ब्रैकेट में जरूर नोट करें, मास कांस्टेंट है तो ये केवल डेल्टा वी होगा। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल है? एक्सीलरेशन के इक्वल है। तो यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं। इसका मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ए हो गया। और आपने अभी अभी ड्राइव किया है कि मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स के इक्वल होता है, इसलिए एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो गया। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। पूरा स्टेटमेंट बनेगा फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ए। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको देखेंगे तो फोर्स के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर वेक्टर लगाएं। हमने चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना लेक्चर में सिखाया है। तो यहाँ पर देखें स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि ये प्रोपोर्शनल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड है ऑन इट, एंड चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो किसके डायरेक्शन में होगा? फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं डेल्टा पी वर्सेस डेल्टा टी का, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो इसका जो स्लोप होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, और यहाँ से स्लोप को चेक कर लें, ये परपेंडिकुलर में डेल्टा पी आएगा और बेस में डेल्टा टी आएगा। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी यानी ए बी अपॉन ओ बी होगा, ये स्लोप फोर्स के इक्वल होगा। इसका मतलब डेल्टा पी वर्सेस डेल्टा टी का अगर ग्राफ दिया जाए तो उसका स्लोप आप निकाल लें, वो फोर्स के इक्वल यहाँ पर आएगा, ठीक। यहाँ से आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है। तो इसका मतलब है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स के इक्वल होता है, और यही फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम का चेंज आपको निकालना आना चाहिए। हाँ, ये जो फार्मूला हमने न्यूटन सेकंड लॉ का लिखा है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, हमने पी की जगह मास एम इंटू वेलोसिटी मोमेंटम डाल दिया। इस फार्मूले में हमने मास को बाहर नहीं किया है। ये जो साइन है डेल्टा का, इसका मतलब चेंज। यहाँ चेंज दोनों की वजह से हो सकता है, मास की वजह से भी और वेलोसिटी की वजह से भी। ये जनरल फॉर्म बोली जाती है न्यूटन सेकंड लॉ की। इसमें मोमेंटम दोनों की वजह से चेंज हो सकता है, ईदर ड्यू टू द चेंज इन मास और ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक, या दोनों के वजह से भी, आर बोथ ड्यू टू चेंज इन मास एंड वेलोसिटी। और आपको मालूम है कि मास जो है अगर वेलोसिटी ज़्यादा होने लगती है तो मास चेंज होने लगता है। तो अगर v लेस देन c है, इसका मतलब मास कांस्टेंट है। ऐसी कंडीशन में आप मास को, ये जो डेल्टा का साइन है, इसके बाहर ले सकते हैं, ठीक। अब केवल चेंज किसका हो गया? वेलोसिटी का, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है वो एम ए के इक्वल होगा। ये जो कंडीशन है न्यूटन सेकंड लॉ की आप पढ़ते हैं, ये केवल जब एप्लीकेबल है जब v लेस देन c हो, यानी कि लाइट वेलोसिटी से बहुत कम वेलोसिटी हो, और ऐसी कंडीशन में ही मास कांस्टेंट होगा। यानी ये दो कंडीशन आप फॉलो करेंगे तब ये फार्मूला आप लगाएंगे, और ये आपका जनरल फार्मूला है, ये किसी भी वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बात यह है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो फंडामेंटल लॉ बोला जाता है। ये फर्स्ट लॉ को हम जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, हम इससे फर्स्ट लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ इज आल्सो इंक्लूडेड इन दी सेकंड लॉ है, ठीक। और ये अभी एक थर्ड लॉ और आएगा, थर्ड लॉ के ये इक्विवेलेंट माना जाता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ, ये आपके 9th क्लास में डेरिवेशन आ सकता है, 11th में भी बहुत पूछते हैं
कि आप फर्स्ट लॉ को और थर्ड लॉ को ड्राइव करें, तो ये फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन है फ्रॉम सेकंड लॉ। थ्योरेटिकल है, बहुत सिंपल है। सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू ma है। अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स इज इक्वल टू 0 यानी कि हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, फोर्स एक्सटर्नल होता है, तो इसका मतलब है कि a 0 होगा। नेचुरल है कि जब f 0 है तो ma इज इक्वल टू 0 होगा और मास 0 नहीं हो सकता है, इसलिए एक्सीलरेशन 0 होगा। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, मास 0 नहीं होगा। ठीक, किसी बॉडी में मास तो होगा ही, इंक्लूडिंग है। फिर अपना आप थ्योरी का पार्ट जो फर्स्ट लॉ का है वो नोट कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब है कि उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। तो इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, इट्स एक्सीलरेशन विल बी 0। सो ए बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। यानी एफ इज इक्वल टू 0 लिखकर, ए इज इक्वल टू 0 लिखकर आप फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट वहां पर नोट कर दें। अब आप जरा इस फार्मूले पर ध्यान दें, एफ इज इक्वल टू है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा पी इज इक्वल टू होगा एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू, और डेल्टा पी किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम के। चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल मोमेंटम जो है वो, फाइनल वेलोसिटी v है तो फाइनल मोमेंटम mv होगा और इनिशियल मोमेंटम mu होगा। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया आपका mv माइनस mu। इसको ध्यान रखना, ये जो डेल्टा p है आपका यहाँ पर डेल्टा p, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम mv और इनिशियल mu, मास को कॉमन ले लिया तो v माइनस u हो गया। ये जो f डेल्टा t है इसको इम्पल्स भी बोलते हैं, इम्पल्स। और इसीलिए ध्यान रखना कि मोमेंटम की यहाँ से एक यूनिट और बनती है कि जो आपका फोर्स है उसकी यूनिट न्यूटन है, ठीक, और टाइम की सेकंड है तो न्यूटन सेकंड भी बनती है। ये नोट रखना, न्यूटन सेकंड, ये डेल्टा पी की यूनिट है। और इसके अलावा यहाँ से भी बनती है, वो आपको मालूम है केजी मीटर पर सेकंड, ये दोनों यूनिट सेम होती है। ठीक, लेकिन यहाँ और इसको आगे चल के आप 11th में पढ़ेंगे, इसको इम्पल्स कहते हैं। इससे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि अगर चेंज इन मोमेंटम आपका कांस्टेंट हो तो अगर हम टाइम को आप इंक्रीज कर दें तो फोर्स कम लगेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये क्वांटिटी 10 है चेंज इन मोमेंटम, तो 5 × 2 होगा। अगर इसको 5 कर देंगे तो फोर्स 2 हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा। इसका मतलब टाइम को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे आप टाइम ड्यूरेशन को अगर कम कर दें यहाँ पर तो फोर्स बहुत हैवी लगेगा। आप जैसे कोई कील होती है नेल, जब उसको लगाते हैं हैमर से तो हैवी फोर्स लगाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, जिससे कि हैवी इंपल्सिव फोर्स यहाँ पर क्रिएट होता है। और चेंज इन मोमेंटम यानी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी आप उसको देते हैं। इसके अलावा एक बहुत जनरल चीज है, जब क्रिकेटर बॉल को कैच करते हैं तो देखा होगा अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं, जिससे वो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। ये बहुत पूछते हैं 9th और 11th में, इसलिए इसको ध्यान रखना। वाइल कैचिंग ए बॉल ए क्रिकेटर विथड्रॉन हिज हैंड अलोंग विद बॉल। तो जैसे ये बॉल आ रही है, इसका मास m है और वेलोसिटी u है, ओके, ये मैथमेटिकली है और थ्योरेटिकली आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो mu होगा। हमने राइट डायरेक्शन को जो है वो पॉजिटिव ले लिया है, ठीक। अब नेचुरल है, कैच करने के बाद ये हमने वॉल बना दी है, हाथ यहाँ पर बना लें, कैच करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई व्हेन कैच द बॉल। तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होगा, v 0 है। अब चेंज इन मोमेंटम निकालें, चेंज इन मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा, तो 0 माइनस mu, तो ये माइनस mu हो गया। माइनस साइन केवल ये इंडिकेशन देता है कि आपका जो डायरेक्शन है चेंज इन मोमेंटम का वो वेलोसिटी के अपोजिट है। हमने यहाँ लिख दिया है चेंज इन मोमेंटम इन अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी। हम केवल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, माइनस को यहाँ से हटा दें तो चेंज इन मोमेंटम mu हो गया। अगर आप इसको निगेटिव ले लें तो फिर ये चीज आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जो चेंज इन मोमेंटम है वे mu आया, बॉल को आप कैच करते हैं तो मोमेंटम का जो चेंज है वो mu हुआ, ठीक। अब
ये एफ डेल्टा टी के इक्वल होता है। एक बार टाइम जब फोर्स F1 है तो टाइम T1 ले लें। फॉर टाइम T1 लेट फोर्स F1, तो F1 T1 इज इक्वल टू mu हुआ, तो T1 हो गया, F1 फोर्स आ गया mu अपॉन T1। अगर मान लीजिए टाइम T2 आप कोई और ले लें या इंक्रीज कर दें टाइम को, तो मान लीजिए फोर्स F2 है, तो F2 T2 इज इक्वल टू mu होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम दोनों केस में सेम है। इससे आप F2 निकाल लें। यहाँ पर ध्यान दें, अगर टाइम को आप इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक, अगर यहाँ पर हम T1 को लेस देन T2 ले लें, ये कम होगा, तो ये फोर्स ज्यादा होगा, यानी F1 ग्रेटर देन F2 होगा। इसका मतलब अगर टाइम ड्यूरेशन कम रहेगा तो हैवी फोर्स लगेगा। अगर बॉल को आप जब कैच कर रहे हैं, तो जैसे ये वेलोसिटी इसकी u है, तो अगर हाथ फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होनी है, हाथ को अगर पीछे ले जाएंगे तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा जीरो होने के लिए। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया तो फोर्स कम लगेगा, जिससे आपका जो इंजरी होगी हाथ में या जो आपका हर्ट होगा वो कम होगा। तो आप इन टाइम को इंक्रीज करके फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं टू अवॉइड इंजरी। तो यहाँ पर आप जरा इसको ध्यान रखना, और इसको कई चीज़ों में, जैसे आप जंप करते हैं रोड पर, अगर फर्श जो है आपका फ्लोर हार्ड होगा तो आपको चोट ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर जो फ्लोर है वो सैंड है, बालू है, तो उसमें आपका जो वेलोसिटी होगी उसके लिए टाइम ड्यूरेशन जीरो होने के लिए उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पैर आपको नीचे उसको दबेंगे, दबने के बाद तब वेलोसिटी जीरो होगी, तो टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम लगेगा। हैं, जैसे कोई आप वो ले लें, ग्लास विसल ले लें, गिलास ले लें, उसको अगर आप हार्ड फ्लोर पर डालें तो देखा होगा वो टूट जाएगा, लेकिन अगर सैंड में डालें तो वो नहीं टूटेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको ध्यान रखना। कहीं पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दें, वहाँ पर थ्योरी में एक ही जैसी थ्योरी लिखी जाएगी, जैसे हमने ये नोट की है कि टाइम ड्यूरेशन अगर इंक्रीज कर दें तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा।